नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए जो आपका फरवरी में एग्जाम होगा 2021 में, उसके लिए हम आपको आज से स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपका विज्ञान विषय है उसका आज हम पहला वीडियो देखेंगे और जो स्टार्ट हम कर रहे हैं वो पूरा कोर्स आपको 3 वीडियो में मात्र जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। और इससे पहले भी हम काफी बार कोर्स ऑलरेडी करा चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में सभी लिंक जो है वो मिल जाएगी। जो कि हमने अलग-अलग बैच के लिए 2017 बैच के लिए, 2018 का चतुर्थ सेमेस्टर का बैच के लिए जो है सारे वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं। तो यदि आप पहले से जो बने वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो आपको सभी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। देखिए, सभी सेमेस्टर की अलग-अलग ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है। थर्ड सेमेस्टर के जिस प्रकार से सभी वीडियो हैं, फोर्थ सेमेस्टर में पास्ट डिवीजन, इम्पॉर्टेंट वन लाइनर, मैथ, सोशल साइंस, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। 2020 के मॉडल पेपर, फर्स्ट पेपर, 2019 का मॉडल प्रीवियस ईयर पेपर, 16 के आपके सभी पेपर, 2017 के सभी पेपर, 2018 के पेपर। तो चतुर्थ सेमेस्टर की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ऑलरेडी पहले से नहीं पढ़ी हुई है, परंतु ये फिर से जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये एक रिवीजन के तौर पर लेटेस्ट में जो आपके हाल ही में प्रश्न पूछे गए हैं उनको शामिल करते हुए आपको पूरा कोर्स 3 वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की कि क्या-क्या चीजें आपको जो है वो पढ़नी है। तो टोटल इकाई 1 से लेकर इकाई 7 तक इतना कुछ कोर्स में आपके है। इकाई 1 में जैव विकास, पारिस्थितिक तंत्र, घटक, जैविक अजैविक, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिक पिरामिड, ये सारी चीजें हैं। इकाई 2 में खनिज और धातु से संबंधित है। इकाई 3 में आवर्त सारणी से संबंधित सारी चीजें हैं। इकाई 4 में स्थिर विद्युत आवेश, विद्युत धारा, चुंबकत्व, ये सारी चीजें हैं। इकाई 5 में रक्त से संबंधित सारी चीजें हैं। इकाई 6 में आपका रक्त से संबंधित जो रोग हैं उनके बारे में है। और इकाई 7 में आपका एड्स और हेपेटाइटिस बी की जानकारी, कारण, लक्षण, ये सारी चीजें दे रखी हैं। तो ये देखने में तो इकाई 7 तक बहुत छोटा लग रहा है टॉपिक, पर यदि आप जैव विकास को ही उठाकर देख ले तो बहुत बड़ा लेंथी टॉपिक है। तो हम इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सभी जानते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। जो सबसे पहली इकाई है आपका जैव विकास के सिद्धांत, वहां से। तो जैव विकास के सिद्धांत में आपको क्या करना है, 4 नाम जो है वो ध्यान रखने हैं। पहला नाम आपका है लैमार्कवाद का। तो एक एक करके हम सभी को जानते चलते हैं। सबसे पहला आपका है लैमार्कवाद। लैमार्कवाद में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लैमार्कवाद का सिद्धांत दिया किसने था। तो ये दिया था फ्रांसीसी जो है थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कह सकते हैं, फ्रांसीसी व्यक्ति कह सकते हैं, जिनका नाम था जीन बैप्टिस्ट, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। ये जो है इनका नाम था, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था फिलॉसफी जूलॉजिक। शॉर्ट में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिलॉसफी और जूलॉजिक। इस पुस्तक में इन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत जो है वो दिया था। काहे का सिद्धांत दिया था आप कहेंगे, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत जो है वो दिया था। अब यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बहुविकल्पी में इस टाइप से पूछा जाता है कि ये जो पुस्तक थी आपकी, कौन सी पुस्तक, फिलॉसफी जूलॉजिक, ये पुस्तक जो है वो किसकी है। अब ऑप्शन में आपको डार्विन दिया होगा, लैमार्क दिया होगा, डार्विनवाद दिया होगा, मतलब कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग नाम दिए होंगे। आपको एकदम दिमाग में रखना है कि जो लैमार्क हैं उनकी जो है ये पुस्तक है, जिनका पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। इन्होंने जो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था अपनी पुस्तक में, जिसका नाम था पुस्तक का फिलॉसफी जूलॉजिक। ये सिद्धांत क्या था वो आपके दिमाग में एक लाइन में बैठा होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न आपसे जब भी पूछा जाएगा तो आप उतना ही लिखेंगे वो काफी होगा। तो आप कहेंगे कि अंगों की उपयोगिता के आधार पर अंगों का विकास जो है वो होता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, अंगों की उपयोगिता के आधार पर अंगों का विकास जो है वो इन्होंने अपने सिद्धांत में जो है वो बताया था। आप सभी जानते हैं कि जिराफ के संबंध में लैमार्कवाद ने अपना सिद्धांत बताया था। इन्होंने कहा था जो जिराफ की लंबी गर्दन होती है वो उसका उपयोग ज्यादा करता था। जैसे कि जिराफ की लंबी गर्दन इस टाइप से ऊपर तक जा रही है और यहाँ पर ऊपर घास वगैरह लगे हुए हैं, तो उसको खाने के लिए वो पहले यूज करता था, जिसके कारण उसकी जो गर्दन थी वो और
पीढ़ी दर पीढ़ी लंबी होती चली गई। तो अंगों का जितना ज्यादा आप उपयोग करते हैं, उसी के आधार पर अंगों का विकास होता है, और जिन अंगों का आप उपयोग नहीं करते हैं वो धीरे धीरे आगे आने वाली प्रजाति में विलुप्त हो जाती हैं। जैसे कि मनुष्य मनुष्य में आप देखते हैं, जो उसके पहले वाली प्रजाति होती थी उसमें पूंछ देखने को मिलती थी, वो आगे नहीं। तो ये लैमार्कवाद ने अपने सिद्धांत में बताया। फिर इनके बाद आए डार्विनवाद का सिद्धांत, उसको समझिए। जो भी सिद्धांत बाद में आया है उसने क्या किया, जो पहले सिद्धांत उनसे आया था उसका कटाक्ष किया, कहा कि नहीं ये नहीं सही है, मैं बताता हूं आपको क्या सही है। तो ये जो डार्विनवाद थे ये आपके अंग्रेज मनोवैज्ञानिक या अंग्रेज वैज्ञानिक कह सकते थे। बस ध्यान रखिएगा ये कहाँ के थे, क्योंकि ये बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है। डार्विन ने दिया था डार्विनवाद का सिद्धांत, नाम से ही है डार्विनवाद, वहां से भी आप समझ सकते हैं। अब इनकी भी एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था, इनकी पुस्तक का नाम था वर्ण प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव। ये जो है इनकी पुस्तक का जो है वो नाम था, जातियों का उद्भव। अब इनकी जो ये पुस्तक थी, इसकी अगर बात करें तो इसमें इन्होंने डार्विनवाद का जो सिद्धांत था वो दिया था। इस डार्विनवाद के सिद्धांत को और भी नामों से जाना जाता है, कौन कौन से? एक नाम है आपका प्राकृतिक वरणवाद। इसी को हम प्राकृतिक जो वरणवाद है इसको हम चयनवाद के नाम से भी जो है वो जानते हैं। तो प्राकृतिक वरणवाद का सिद्धांत या चयनवाद का सिद्धांत किस सिद्धांत को कहा जाता है, यहां से एक प्रश्न बनता है। तो आप क्या कहेंगे? डार्विनवाद को कहा जाता है। ऑप्शन में डार्विनवाद, लैमार्कवाद, नव डार्विनवाद, ऐसे ऐसे अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे। तो प्राकृतिक वरणवाद या चयनवाद का सिद्धांत इसको यानी कि इनके सिद्धांत को कहा जाता है। अब इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया, एक लाइन में, ये भी आपको दिमाग में रखना है। मैं एक लाइन में इसलिए बोल रहा हूं कि आप रटेंगे चीजों को बहुत ज्यादा और पेपर में फिर कुछ ना याद है, उससे अच्छा है कि एक सॉलिड पॉइंट याद रखिए जो पेपर में आएगा और आप लिख के आएंगे। और ये भी आपकी जानकारी लिख के लिए मैं बता दूं, डार्विनवाद आपका जो 2020 में डीएलएड का 4th सेमेस्टर का जो अभी हाल ही में पेपर हुआ था, नवंबर माह में शायद पेपर हुआ था, हाँ, तो उसमें जो पेपर हुआ था वहां पर आपका डार्विनवाद से क्वेश्चन जो है वो आया था। मेरे पास पेपर भी रखा है, मैं आपको बताता हूँ, हाँ, 10 नवंबर को, 10 नवंबर 2020 को आपका पेपर हुआ था डीएलएड 4th सेमेस्टर का। उसमें आपका पेपर में जो बहुविकल्पीय सेक्शन था वहां पर पूछा गया था, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर पूछा गया था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत संबंधित है। वहां पर ऑप्शन में डार्विन दिया गया था, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क दिया गया था, ह्यूगो डी ब्रीज दिया गया था, और इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी आपको इससे पहले पढ़ाया कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लैमार्क ने जो है वो दिया था। तो देखिए यहां से ऐसे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, आपका बहुविकल्पी में पूछा गया था। अब ये जो डार्विनवाद है, यहां से जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था अति लघु सेक्शन में। वो क्या पूछा गया था? अति लघु नहीं, लघु में पूछा गया था, 2 नंबर में आया था आपका प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 में आया था। उसमें पूछा गया था डार्विनवाद को समझाइए। तो देखिए डार्विनवाद आप पढ़ ही रहे हैं, और ये प्रश्न आपका कब आया था? इसी 14 नवंबर 2020 को जो पेपर हुआ था उसमें। तो 2 नंबर में आया है, तो सब कुछ चीजें आपको लिखनी होंगी, कहाँ के थे, क्या क्या बताया था इन्होंने। तो अब बात करते हैं हम वापस से कि इनके सिद्धांत में क्या था डार्विनवाद के। इन्होंने कहा कि जो भी जीव जंतु है अनुकूलन कर लेगा, बस ये वर्ड याद रखिएगा, क्या? अनुकूलन। जो अनुकूलन जो है वो कर लेगा उसकी जाति जो है वो आगे बढ़ेगी, और जो नहीं कर पाएगा वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। लैमार्कवाद ने कहा था कि अंगों के उपयोग के आधार पर धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें आगे बढ़ती हैं। डार्विनवाद ने थोड़ा सा उसको दूसरे तरीके से कहा, इन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, जो भी आपका जीव जंतु है या व्यक्ति है अपने आप को उस परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढाल लेगा, अनुकूलन कर लेगा, वो उसकी जो जाति है वो आगे बढ़ेगी, और जो ऐसा नहीं कर पाएगा उसकी जाति आगे नहीं बढ़ेगी। तो एक तो आप अनुकूलन वर्ड याद रखिएगा, और दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये ध्यान रखिएगा इनके सिद्धांत को कि इन्होंने ये कहा कि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है तो जो पेड़ पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, उनमें क्या होता है? संघर्ष होता है, और प्रकृति द्वारा जो योग्यतम होता है उसका चयन होता है। यानी कि प्रकृति स्वयं चयन करती है कि कौन जो है वो रहेगा, कौन नहीं रहेगा।
तो इसी को जो हर्बर्ट स्पेंसर थे उन्होंने योग्यतम की अतिजीवता भी नाम दिया था। पर आपको केवल इनका सिद्धांत ध्यान रखना है कि योग्यतम का चयन को किस प्रकार इन्होंने परिभाषित किया था। तो आप क्या कहेंगे कि प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का जो विकास है, ये आपका डार्विनवाद का सिद्धांत जो है वो था। क्योंकि इतना आपका आया था 2 नंबर में, इसीलिए मैंने सारी चीजें इतनी बताई। और डार्विन ने जो आपका 1859 है उसमें जातियों की उत्पत्ति नामक एक शोध पत्र भी निकाला था। कब निकाला था? 1859 में। एक एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पर इनके बारे में याद रख सकते हैं। और इनकी अगर एक कमी की बात करें, आलोचना की बात करें, तो क्या आप कहेंगे कि इन्हें जो है वो आनुवांशिकी की जानकारी जो है वो नहीं थी। क्योंकि इसके बाद आपका क्या आया? नव डार्विनवाद। उन्होंने इसके बारे में बताया। तो यही चीज मैंने आपको कही ना कि एक में सारी चीजें उन्होंने बता रही है एक तरफ, पर एक ना एक कुछ ना कुछ कमी उसमें रह जाती है जो नेक्स्ट जो है वो व्यक्ति पूरा करता है। तो नव डार्विनवाद की बात करते हैं। सबसे पहले लैमार्कवाद पढ़ा हमने, फिर डार्विनवाद, अब नव डार्विनवाद। नव डार्विनवाद में केवल इतना याद रखिए कि नए सिद्धांत आपके और जोड़ दिए गए। किसमें जोड़ दिए गए? उसी पुराने जो हमने अभी पढ़ के आए हैं डार्विनवाद में। बस ये आपका हो गया था डार्विनवाद, क्योंकि नाम में ही है नव डार्विनवाद, तो नाम तो चेंज ही नहीं हुआ। और इसमें क्या चीज आपको ध्यान रखनी है वो याद रखना है, जीन परिवर्तन जो है इसके साथ जोड़कर, जीन परिवर्तन के साथ जोड़कर। अब इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। समझना जरूरी है ताकि आप लिख सकें, पूछा कुछ भी जाए। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, की पॉइंट ध्यान रखिए। तो की पॉइंट इसमें आप क्या ध्यान रखेंगे नवडार्विनवाद में, कि नए जाति जो नई जातियां हैं उनकी उत्पत्ति पुरानी जो जातियां हैं उनके जीन्स में परिवर्तन जो है उससे होती है। बस इतनी सबसे इसमें मेन पॉइंट है। अब इसी को और ज्यादा डिटेल में अगर बात करें तो हम अभी बात करेंगे, पर एक लाइन में अगर आपसे कोई पूछे नवडार्विनवाद तो आप क्या कहेंगे? नई जातियों की उत्पत्ति पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन से होती है। ये इन्होंने नवडार्विनवाद ने कहा था। और नवडार्विनवाद नाम किसने दिया था अगर ये पूछा जाए तो आप कहेंगे जूलियन हक्सले थे जिन्होंने ये नाम जो है वो दिया था। किसने दिया था? जूलियन हक्सले ने इन्होंने नाम दिया था। अब नव डार्विनवाद के अनुसार आप क्या कहेंगे कि जो लैंगिक जनन होता है वो करने वाले जीवों की संतानों में अलग अलग विभिन्नताएं आप देखते हैं। और ये जो विभिन्नताएं होती हैं उत्परिवर्तन के कारण, जो डीएनए में परिवर्तन होता है उसके कारण होती हैं। यानी टोटल जो बातें की जा रही है वो जीन्स, ये जो जीन्स हैं इन्हीं को लेकर ही बातें की जा रही हैं। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, कि आप मेन मेन चीजें ध्यान रखिए ताकि पेपर में कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, नव डार्विनवाद जो है इसके विश्वास करने वाले वैज्ञानिक में कौन कौन थे? तो उनमें से एक नाम आप याद रख सकते हैं जिनका नाम है बीजमैन। क्योंकि ये ऑप्शन में आपको देखिए देखने को मिला था, जो अभी हाल ही में मैंने पेपर बताया ना नवंबर वाला, तो उसमें ये नाम देखने को ऑप्शन में मिला था। आंसर नहीं था, ये ऑप्शन में देखने को मिला था। तो नाम ध्यान रखिए, बीजमैन हो गए। और जूलियन हक्सले ने नाम दिया तो ये भी इसी के मत से संबंधित थे। और स्मिथ एक नाम देखने को मिलता है, स्टेबिंस नाम देखने को मिलता है, पर आपके ऑप्शन में बीजमैन था। तो ये 2 नाम आप ध्यान रखिए, इतना जो है वो काफी होगा। अच्छा, बीजमैन के बारे में एक पॉइंट मैं आपको बताऊं तो इन्होंने क्या किया था, जो जनन द्रव्य होता है उसमें परिवर्तन की परिकल्पना देकर इन्होंने जो लैमार्क थे इनकी आलोचना काफी की थी, इनकी आलोचना की थी। तो आलोचना मतलब कहते हैं कि कमी निकालने के संदर्भ में, उसमें आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमने देखा नव डार्विनवाद। और फिर चौथा हम देखते हैं उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद इसको समझते हैं। अब तो उत्परिवर्तनवाद किसने दिया? तो आप कहेंगे हॉलैंड के थे जिनका नाम था ह्यूगो डी ब्रीज। ह्यूगो डी ब्रीज, इन्होंने जो है वो दिया था उत्परिवर्तनवाद। अब उत्परिवर्तनवाद की बात करें तो इनको कहा भी जाता है कि ह्यूगो डी ब्रीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत, मतलब इनके नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था, एक पादप था जिसका नाम था आइनोथेरा लेमिक्रियाना। थोड़ा नाम टफ है तो उसको ना ध्यान रख के आप दूसरी चीज ध्यान रखिए। या इसी का एक अन्य नाम के तौर पर देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं प्रिमरोज। प्रिमरोज,
रोज, और पूरा नाम है इसका इवनिंग प्रिमरोज। इवनिंग प्रिमरोज पौधा, या इवनिंग को हम हिंदी में जब बोलते हैं तो सांध्य प्रिमरोज पौधा कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, सांध्य प्रिमरोज पौधा या इवनिंग प्रिमरोज जो है इसका अध्ययन किया था और ये बताया था कि अचानक से होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो आपके कहलाते हैं उत्परिवर्तनवाद। और इनके की पॉइंट की बात करें तो आप क्या एक लाइन में याद रखेंगे इसमें कि नई जाति जनक पौधों से इन्होंने बताया था काफी भिन्न होती है। और इन्होंने ये चीज अपनी कही कैसे, कि कोई नई जाति होती है, जैसे आपकी दो एक ये आपका पेड़ हो गया, एक आपका ये पेड़ हो गया। अब ये पुरानी जाति है इस पेड़ की और ये जो है आपकी नई जाति है। तो इनका कहने का मतलब ये था कि जो पुरानी जाति होती है पेड़ की या किसी भी जीव जंतु की बात करें, इन्होंने तो वैसे इस पौधे की ही पर अध्ययन किया था, तो इसी के बारे में इन्होंने बताया था कि जो विकास होता है वो धीरे धीरे प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप नहीं होता है। क्योंकि नव डार्विनवाद इससे पहले जो आए थे उन्होंने प्राकृतिक चयनवाद, उन इससे भी पहले जो आए थे डार्विनवाद, उन्होंने किसकी बात की थी, प्राकृतिक चयनवाद की बात की थी। तो उसी का ही एक हिसाब से खंडन करते हुए इन्होंने कहा कि जो आपका परिवर्तन है या विकास है वो धीरे धीरे प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप ना होकर आकस्मिक रूप से होने वाला परिवर्तन होता है। इसी को हम उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं या उत्परिवर्तन से ही होता है, ये भी आप कह सकते हैं। तो उत्परिवर्तन जब होता है तो उसके जो दौरान नई जाति बनती है, वो यदि कोई घातक जीन उससे प्रभावी हो जाता है तो हानिकारक उत्परिवर्तन होते हैं। परंतु ऐसा कभी कभी ही होता है और सामान्यतः आप देखेंगे तो उत्परिवर्तन के कारण अचानक ऐसे बड़े परिवर्तन आते हैं कि आपकी जो नई जाति होती है उसकी उत्पत्ति हो जाती है। तो ये चीज इन्होंने जो है वो बताई थी। तो यदि आपको इतना सब नहीं याद रखना है तो एक लाइन में क्या याद रखेंगे आप, कि नई जाति जनक पौधों से काफी भिन्न है। ये इन्होंने इवनिंग प्रिमरोज जो पौधा था उस पर अपने प्रयोग के द्वारा बताया। मैं इस ये जो आपने चार चीजें पढ़ी, लैमार्कवाद, डार्विनवाद, नव डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद, इसको थोड़ा सा विस्तार करके इसलिए बता रहा हूं कि हर साल यहां से एक ना एक प्रश्न अवश्य आता है, तो आप कर जरूर इसको ले जाएं। रफ करते हैं इसको। नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक वो है समजात और समरूप, या इसको हम समजातता भी कहते हैं और इसको समरूपता भी जो है वो कहते हैं। इसको समझ लीजिए, समजातता और समरूपता में क्या होता है। समजात की परिकल्पना किसने दी समजातता की, ये भी आपके कोर्स में दे रखा है। तो इनका नाम था बूर्फो, नाम ध्यान रख सकते हैं आप, बूर्फो जो थे उन्होंने परिकल्पना दी थी। समझाता क्या होता है, तो कुछ अंग ऐसे होते हैं जो मूल रचना और उद्भव में तो समान होते हैं। किसमें समान होते हैं, मूल रचना और उद्भव जो है उसमें समान, परंतु परंतु आप क्या कहेंगे, अलग अलग कार्य होने के कारण देखने में जो है ये असमान लगते हैं। देखने में क्या है, असमान, यानी कि समान नहीं लगते हैं। एग्जाम्पल से भी आप समझेंगे यहाँ पर आप कह क्या रहे हैं। और इन अंगों को अगर हम कहें तो क्या कहेंगे, तो समजात अंग कहेंगे, और इनकी जो समानता है उसको हम समजातता जो है वो कहते हैं। इतनी बात आपने समझी इनकी डेफिनेशन। समरूपता को देखते हैं, फिर दोनों के एग्जाम्पल को कंपैरिजन करके समझेंगे। देखिए, समरूपता की अगर बात करें तो जो अंग समान कार्य करने के कारण आपको दिखाई तो समान देते हैं, तो आप यहाँ कहेंगे कि देखने में तो ये समान है, परंतु इसमें जो रचना होती है या जो इनका उद्भव होता है वो आपका जो है वो समान, या उनमें जो है वो भिन्नता पाई जाती है। वो समान नहीं होते, उनमें भिन्नता पाई जाती है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब देखिए, समझाते के एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि आप कहेंगे मनुष्य जो है उसका हाथ है, मनुष्य जो है इसका हाथ है, तो कुछ इस प्रकार से आपका होता है, ठीक है। इसी प्रकार चीता देख लीजिए, चीता के आगे के दो पैर होते हैं, कुछ लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर आगे के दो पैर। या व्हेल मछली आपने बात करें तो व्हेल मछली में आप क्या कहेंगे कि जो उसके पंख होते हैं। अब
देखने में, मैंने क्या कहा, देखने में तो वो असमान लगते हैं, मतलब एक जैसे नहीं लगते हैं। अब मनुष्य के हाथ को देख लीजिए, चीता के आगे के 2 पैर देख लीजिए, देखने में एक जैसे बिल्कुल नहीं लगते हैं, परंतु जो उनकी रचना होती है, उनका जो उद्भव होता है, वो एकदम समान होता है। इसी को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि उनका कार्य भी जो है वो अलग-अलग होते हैं। जैसे मनुष्य है, इसके हाथ पकड़ने के काम में आ रहे हैं। इसी प्रकार आप कहेंगे जो चीता के आगे के 2 पैर हैं, ये दौड़ने के काम में आ रहे हैं। इसी प्रकार आप व्हेल मछली को कहेंगे तो ये तैरने के काम में आ रहे हैं। इसी प्रकार आपका जो चमगादड़ होता है उसके में भी सेम यही होता है कि उसके जो पंख होते हैं वो भी इसके एग्जाम्पल में आते हैं। उसका कार्य क्या होता है, उड़ने के काम में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं समरूपता की। तो समरूपता में आप एग्जाम्पल याद रखिए, मधुमक्खी, मधुमक्खी जो है वो और बिच्छू, मधुमक्खी और जो बिच्छू है, इन दोनों के डंक, मधुमक्खी और बिच्छू का जो डंक होता है, ये देखने में आपको समान लगते हैं। दूर से आपको मधुमक्खी दिखाई जाए और बिच्छू दिखाई जाए तो आपको लगेगा डंक तो दोनों के समान होते हैं, पर एक्चुअल में उनकी जो रचना और उद्भव होता है वो समान नहीं होता है, उनमें भिन्नता पाई जाती है। तो एक एग्जाम्पल को आप याद रखिएगा, ताकि आए तो एग्जाम्पल शायद लिख दें। मैं एक और एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे चील और जो चमगादड़ होता है, चील और चमगादड़ के जो पंख होते हैं, वो देखने में तो आपको एक जैसे लगते हैं, पर उनकी जो संरचना होती है, उनका जो उद्भव होता है, उनमें भिन्नता देखने को मिलती है। तो समझ गए होंगे आप। तो यहाँ से कोई प्रश्न आएगा आप आसानी से कर लेंगे, यहाँ से भी पूछा जाता है। रफ करते हैं सारी चीज़ों को। लाइव टाइमिंग भी मैं आपको बता देता हूँ कि 11 बजे जो है सुबह के लाइव टाइमिंग, मैंने आप ही लोगों से पूछा था कि कितने बजे रखी जाए, तो लगभग सभी ने 11 बजे ही बताया था, इसलिए 11 बजे हमने रखी है। और मैथ की टाइमिंग है शाम के 8 बजे की। तो लाइव यदि आपको मैथ पढ़नी है तो शाम के 8 बजे आ जाइएगा, और अभी जो विज्ञान विषय चल रहा है उसके लिए सुबह 11 बजे आपको लाइव आकर देखना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए, चीज़ों को साथ में याद करते हुए चलिए। ऐसा ना करिए कि नोट्स बना रहे हैं, फिर याद कर लेंगे पेपर के आखिरी दिन, ऐसा नहीं है। याद करते हुए चलिए, वीडियो को 1 से अधिक बार देखिए, खुद ही आपको बार-बार देखने से चीज़ें याद हो जाती हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, और जितने भी छात्र हैं आपके जान-पहचान में, सभी के साथ वीडियो को शेयर करते रहिएगा, जिनको-जिनको चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर जो है वो देने हैं। मेरा बस उद्देश्य यही है, सबके अच्छे से अच्छे नंबर आए। इससे पहले जो पेपर जितने भी बैच के हुए हैं, मैंने अपने पूरा 100% दिया है, सभी के अच्छे नंबर भी आए हैं। जहाँ पे अभी रिजल्ट घोषित हुआ है, सबने अपने जो नंबर बताए हैं, सबके 90%, 91%, 92% ऐसे ही आए हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अवशेषी अंग। अवशेषी अंग क्या होते हैं, पहले इसको समझिए। अवशेषी अंग, अवशेष से ही आप समझ रहे हैं, अवशेष मतलब जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं। तो मनुष्य के शरीर में यदि बात करें तो वो अवशेषी अंग कौन-कौन से होते हैं, तो उसमें 5 नाम आप रट लीजिए, क्योंकि आएगा प्रश्न तो यही आएगा कि अवशेषी अंग के उदाहरण बताइए, क्या होता है? तो अवशेषी अंग के तो बारे में लिख लेंगे, पर एग्जाम्पल आपको रटे होने चाहिए। तो सबसे पहला होता है निमेषक पटल। निमेषक पटल, निमेषक पटल होता क्या है, इसको भी थोड़ा सा जान लिए। तो मनुष्य में अर्धचंद्राकार झिल्ली के रूप में आपका निमेषक पटल होता है, और ये जंतुओं में ही जो है वो होती है। दूसरा अवशेषी अंग पूंछ होती है, जो कि आप देखेंगे अवशेषी अंग के रूप में जो है, मैंने अभी जब ऊपर सिद्धांत बता रहा था तब मैंने बताया था। तीसरे की बात करते हैं तो कर्ण पल्लव की पेशियां जो है आपका इसमें आ जाएगा, कर्ण पल्लव की पेशियां। इसी प्रकार बात करते हैं चौथे की, जो कि आपका होगा अपेंडिक्स। और इसी प्रकार बात करते हैं पांचवे की, जो कि आपका होगा अक्कल दाढ़। अक्कल दाढ़ का टाइमिंग होता है वही लगभग 24 साल तक, जो कि अक्कल दाढ़ जो है वो निकलती है, और ये भी एक अवशेषी अंग के रूप में होती है। वैसे ही जो अपेंडिक्स है, इसकी स्थिति कहाँ पर होती है, तो ये स्थिति जो है आपकी जो आंत होती है उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है, पतली और छोटी सी ट्यूब की तरह होती है। लंबाई इसकी होती है आपकी 2 से 3 इंच। अब जो वर्तमान में शोध हो रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि ये पाचन में सहायक होती है। वैसे जब स्टार्टिंग में था तो जो अलग-अलग वैज्ञानिक थे उन्होंने अपना मत दिया था कि ये एक अवशेषी अंग के रूप में होती है।
तो अलग-अलग समय जो ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। कुछ ऐसे भी थे विज्ञान या विद्वान जिन्होंने ये बताया था कि जो अपेंडिक्स है, ये पहले जब मानव था घास-फूस कुछ भी खा लेता था, तो घास-फूस को पचाने के काम में अपेंडिक्स का यूज़ आता था, तो अलग-अलग का अलग-अलग मत है। नेक्स्ट की बात करते हैं आपका इकोसिस्टम, जिसे हम हिंदी में पारितंत्र जो है वो कहते हैं। पारितंत्र की अगर बात करें तो आप कहेंगे किसे कि होता क्या है? तो आप कहेंगे कि एक ऐसा क्षेत्र विशेष जहाँ पर सभी जीवधारी निवास करते हैं, एक लाइन में, एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी निवास करते हैं, जिसे हम इकोसिस्टम या फिर पारितंत्र कहते हैं। एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो एक नाम ध्यान रखिएगा जिनका नाम है एजी टॉन्सले। तो इन्होंने जो है वो किया था, जी टॉन्सले। ये सब आपके जो है प्रश्न बहुविकल्पी या वन लाइनर में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। एजी टॉन्सले थे जिन्होंने जो पारिस्थितिक तंत्र शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किया था, और शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो 1935 में जो है आपका किया गया था। टाइप की बात करें या घटक की बात करें तो आप कहेंगे पारितंत्र जो है उसके दो घटक होते हैं, एक आपका घटक होता है जैविक, एक होता है आपका अजैविक। अब जैविक और अजैविक भी आपके अलग-अलग जो है वो बटे होते हैं, जिसमें जो जैविक होता है वो आपके 3 टाइप्स में आता है। एक आपका होता है उत्पादक, एक आपका होता है उपभोक्ता और एक आपका होता है उपभोक्ता और तीसरा आपका होता है अपघटक। तो इस टाइप से आपके 3 हो जाए हैं जैविक घटक। ये क्या है आपके जो मैंने बताए ये घटक हैं। अब उपभोक्ता जो आप देख पा रहे हैं ये भी आपका 3 भागों में बटा होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता से आपका प्रश्न पूछा गया था। यही सबसे लेटेस्ट वाला जो हुआ था विज्ञान विषय, उसमें बहुविकल्पी में उसमें एक उदाहरण दिया गया था और ये पूछ लिया गया था ये किस जो है आपका श्रेणी में आता है, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि एग्जाम्पल कौन-कौन से आते हैं। तो एक-एक को थोड़ा-सा दिमाग में मैंने रखिएगा। जब बात की जाएगी प्राथमिक उपभोक्ता जिन्हें हम कहते हैं शाकाहारी, शॉर्ट में मैं यहाँ पर शा लिख देता हूँ। शाकाहारी की बात की जाएगी तो जो जीव हरे पौधे अर्थात उत्पादक से भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे या शाकाहारी कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण, खरगोश, हाथी, टिड्डा, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता में आएँगे। दूसरे में आप क्या कहेंगे? द्वितीयक उपभोक्ता या फिर मांसाहारी। मांसाहारी की अगर बात करें तो आप कहेंगे ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे शेर, लोमड़ी, मेढक, छिपकली आदि। तीसरा आपका हो जाएगा जिसे हम कहते हैं तृतीयक उपभोक्ता, और यहीं से आपका प्रश्न पूछा गया था आपका। पहले डेफिनेशन की बात करते हैं तो इस श्रेणी में क्या आते हैं? वे मांसाहारी जीव जो कि अन्य मांसाहारी जीव या द्वितीयक उपभोक्ताओं से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे आपका सांप, गिद्ध, बाज आपका पूछा गया था। क्या पूछा गया था प्रश्न में? बाज। यही मैंने कहा कि ऐसे प्रश्न आते हैं। प्रश्न में पूछा गया था कि तृतीयक उपभोक्ता का उदाहरण है, और ऑप्शन में अलग-अलग दे रखे थे। बाज आपका सही हो जाएगा। बाज हो गया या कह सकते हैं शेर हो गया, ये सब इसके उदाहरण होंगे। किसके उदाहरण? आपके तृतीयक उपभोक्ता के। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक क्या होते हैं? हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा के यूज करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उत्पादक हो गए। और उत्पादक जो है ऐसे घट को ही हम दूसरे नाम से कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वपोषी। उपभोक्ता की बात करते हैं तो आपको मैंने उपभोक्ता के अंतर्गत तो बता ही दिया। तो जो भोजन या इसके अंतर्गत सजीव आते हैं, कह सकते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अपने भोजन के लिए पौधे या अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम परपोषी कहते हैं। और जो अपघटक होता है इसको समझिए, तो अपघटक कहेंगे इसके अंतर्गत वे सूक्ष्म जीव आते हैं जो विभिन्न श्रेणी के जो जीव होते हैं उनके मृत शरीर को अपघटित कर देते हैं, और इसके उदाहरण में आप याद रखेंगे कवक, जीवाणु। इस टाइप से आप 2 याद रख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अपघटक में जो है ये आएंगे।
अच्छा, मैंने जिससे पहले बैच के लिए पढ़ाया था उसमें इतना मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाया है। यदि आप वीडियो देखेंगे पढ़ाई लगभग चीज़ें ऐसे ही हैं, पर मैंने उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक सीधे-सीधे बता दिया था। मैं थोड़ा-सा यहाँ पर डिटेल में जा रहा हूँ। कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएँ। अब देखिए अजैविक की बात करें, पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र, घटक, जैविक, अजैविक 2 टाइप। जैविक हमने सब देख लिया, अजैविक में आपके क्या-क्या होते हैं? तो सबसे पहला होता है आपका अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ में जैसे आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कुछ भी लिख सकते हैं। फिर आप क्या कहेंगे? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक में क्या आएगा? जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब। फिर आप कहेंगे वायु की गैसें, तो गैसों में आप कोई भी गैस लिख सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस टाइप से। फिर आप कहेंगे ऊर्जा, ऊर्जा में क्या-क्या आता है? जैसे प्रकाश हो गया, ताप हो गया। फिर आप कहेंगे जल वायवीय, जिसमें आपका क्या-क्या आएगा? तो मिट्टी और आर्द्रता इसके एग्जाम्पल में आप याद रख सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट चार्ट होगा। इसके संदर्भ में इकोसिस्टम या पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कुछ भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट है आपका खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला को हम समझते हैं क्या होता है? खाद्य श्रृंखला। और दूसरा पॉइंट है आपका खाद्य जाल। देखिए खाद्य श्रृंखला को हम कहेंगे कि जीवों की श्रृंखला जो कि भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होती है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। एग्जाम्पल इसका आप याद रख सकते हैं, जैसे शैवाल पादप के रूप में हो गया, फिर लघु जंतु, उससे छोटी मछली, फिर उससे बड़ी मछली, फिर उससे वृहत मछली। तो ये इसका एग्जाम्पल खाद्य श्रृंखला का हो जाएगा। खाद्य जाल से आपका प्रश्न पूछा गया था, सबसे लेटेस्ट का जो आपका हुआ था डीएलएड का पेपर। तो विभिन्न जो खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं, ये जो खाद्य श्रृंखलाएँ जब विभिन्न हो जाएँ, एक से अधिक हो जाएँ, तो वो जब एक जाल के रूप में प्रदर्शित होती हैं, तो उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। किताबों में आप देखेंगे बहुत कठिन सी डेफिनेशन लिखी है, मैंने जो बताई एक लाइन में याद आपको आसानी से हो जाएँगी कि खाद्य श्रृंखलाओं से जोड़ के याद रखिए कि विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएँ जब एक जाल के रूप में प्रदर्शित होती हैं, तो उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। अब खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर भी पूछा जा सकता है। तो खाद्य श्रृंखला जो होती है, इसमें संख्या निश्चित होती है, इसमें अनिश्चित होती है। एक में डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक में आपको उदाहरण लिख सकते हैं, ऐसे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब खाद्य जाल जो है इसका आपको जो फिगर होता है वो ज़रूर पता होना चाहिए कि कैसे क्या बनता है, क्योंकि जब आता है पेपर में तो आपको वो बनाना जो है वो ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट बनाकर दिखा देता हूँ, ताकि आप पेपर में इसे बना सकें। यहाँ पर कीट आएगा, यहाँ पर आपका मेढक आएगा, यहाँ पर आपका सर्प आएगा, यहाँ पर सबसे ऊपर बाज आएगा और बाद से यहाँ पर आपका खरगोश आएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है इसका बनता है। इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि इसको आप जो है वो बना सकें। तो इस यही चीज़ मैंने कही ना कि खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से संबंधित होती है, एक जाल के रूप में प्रदर्शित। तो ये एक जाल आप देख रहे हैं, इसी को खाद्य जाल कहते हैं। अब ये कैसे प्रदर्शित कर रहा है इस चीज़ को समझिए। जैसे यहाँ पर बाज लिखा हुआ है, तो बाज जो है आपका ये साँप को खाता है, साँप चूहे को खाता है और चूहा पौधे को खाता है। तो ये आपकी क्या हो गई, एक खाद्य जाल को ही प्रदर्शित कर रही है। अब जैसे इसी का दूसरा क्रम देखिए, पौधे के ही से अपोजिट में कि जो बाज है इसको चूहा खाता है, चूहे को बाज खाता है। इसी प्रकार जो या बाज से ही शुरू कीजिए, बाज जो है इसको वैसे नीचे से चलिए, मैं थोड़ा-सा बोलने में आपको अटपटा लगेगा कि पौधे जो होते हैं इसको कीट खाता है। कीटों को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है और सर्प को बाज। ऐसे चलिए ये ज़्यादा सही होगा। पौधों को चूहा खाता है, चूहे को सर्प खाता है, सर्प को बाज खाता है, फिर पौधे को चूहा, चूहे को बाज, फिर पौधे को खरगोश, खरगोश को बाज। इस टाइप से मतलब एक दूसरे से संबंधित हैं। चित्र ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें रफ करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड आपके कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन-कौन से? एक होता है जीव संख्या का पिरामिड, एक होता है आपका जीव भार का पिरामिड और दूसरा आपका यानी तीसरा जो होता है वो होता है ऊर्जा का पिरामिड। अब जीव संख्या, भार, इन सब में आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, एग्जाम्पल पता होना चाहिए। जीव संख्या की अगर बात करें तो आप कहेंगे कि संख्याओं का संबंध प्रदर्शित करने वाला जो होता है, मूल उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ताओं का संख्याओं का संबंध प्रदर्शित करने वाला जो पिरामिड है वो जीव संख्या का पिरामिड है। इसमें एग्जाम्पल में आपका एक घास के मैदान का जो है वो पारिस्थितिक पिरामिड आ जाएगा, एक आपका फसल का पारिस्थितिक पिरामिड आ जाएगा।
और उल्टा किसमें होता है, तो वन के पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड जो है इसमें उल्टा होता है। अब मैं उतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, इसमें पूरा आपका चित्र बनता है किस प्रकार उल्टा होता है, वो सारी कंडीशन होती है, पर मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। भार की अगर बात करें तो जो जीवित प्राणी होते हैं उनका प्रति इकाई क्षेत्र में संपूर्ण शुष्क द्रव्यमान जीव भार का पिरामिड कहलाता है। ये भार का मतलब पूरा है नाम इसका, जीव भार का पिरामिड, शॉर्ट में मैंने लिखा है। जीवित प्राणियों का प्रति इकाई क्षेत्र में संपूर्ण शुष्क द्रव्यमान जीव भार का पिरामिड कहलाता है। इसमें अगर बात करें तो इसमें जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है वो उल्टा होता है, किसमें, जीव भार में, इसमें उल्टा होता है। और जो ऊर्जा का पिरामिड होता है ये आपका सदैव सीधा होता है, और इसमें इससे ही संबंधित होता है आपका 10% ऊर्जा का स्थानांतरण का नियम, जो कि लिंडमैन ने दिया था। इन्होंने कहा था कि जो एक भाग से दूसरे भाग में ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है वो 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है, उसी के बारे में इन्होंने बताया था। अब इसके एग्जाम्पल में अगर आप कहें तो पर्टिकुलर कोई एग्जाम्पल नहीं, किसी में भी आप 10% ऊर्जा का जो नियम है उसको दिखा सकते हैं। बाकी जो ऊपर वाले हैं इनमें एग्जाम्पल से आपका प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है। एक एग्जाम्पल के जरिए मैं चलिए आपको समझा भी देता हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें एक पिरामिड की, जो कि आपका वन का पारिस्थितिक तंत्र है। वन के पारिस्थितिक तंत्र में तीन चीजें होती हैं, या तो आपके छोटे छोटे कीड़े होते हैं, या तो आपकी चिड़ियाएं होती हैं, या तो आप कहेंगे पेड़ होते हैं। इन तीन चीजों को आपको पिरामिड में दर्शाना है। अब यदि आप इनके दो आधार होते हैं, एक तो संख्या देख सकते हैं या तो इनका भार देख सकते हैं। तो संख्या अगर देखेंगे तो कीड़ों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, चिड़िया की संख्या उससे कम होती है, और पेड़ की संख्या सबसे कम होती है। तो जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी, जब पिरामिड आप बनाएंगे तो उसका जो भार होगा वो सबसे ज्यादा दिखाएंगे। तो उसके लिए बनाना पड़ेगा आपको उल्टा पिरामिड। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से तीन भाग दिखाएंगे, जिसमें जो सबसे ज्यादा भाग कीड़ों वाला दिखाएंगे, सबसे ऊपर दिखाएंगे, चिड़िया जो है उससे कम है, और जो पेड़ है वो सबसे कम है। तो ये आपका जो पिरामिड देख रहे हैं एग्जाम्पल, ये वन के पारिस्थितिक तंत्र के पिरामिड के अंतर्गत आता है। जो कि अगर बात करें संख्या के आधार पर, तो संख्या के पिरामिड में ये उल्टा पिरामिड बनता है। ये चीज यहाँ पर कहने का मतलब होता है। ऐसे ही आपका जल का पिरामिड अलग होता है। तो कोई भी आपका एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पूछा जा सकता है, और वैसे डायरेक्ट पूछेगा तो आपको एग्जाम्पल लिखना होगा, बाकी कुछ नहीं पूछेगा। अब हम बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट चैप्टर था, धातु और अयस्क से संबंधित। तो धातु और अयस्क जो है यहाँ पर अलग अलग दे रखी हैं। मैग्नीशियम जो है वो मैग्नेसाइट जो है उससे संबंधित है। अयस्क है आपकी, यानी जैसे आपकी यहाँ पर धातु अलग अलग दे रखी है, इसमें अयस्क पूछ लिया जाता है। जैसे मैग्नीशियम आप जानते हैं, मैग्नेसाइट इसमें अयस्क होती है, डोलोमाइट भी होती है, पर आपको एक हर हाल में याद ही रखना है। मैक्सिमम दो आप याद रख सकते हैं, पर एक हर हाल में याद रखना है। जिंक जो है जिसे जस्ता कहते हैं, उसमें कैलेमाइन आपका अयस्क होता है, ZnCO3 इसका फॉर्मूला होता है कैलेमाइन का। मैग्नेसाइट का MgCO3 होता है, और एक अन्य अयस्क के रूप में जिंक ब्लेंड भी आपका होता है। लेड की बात करें तो इसका अयस्क होता है गैलेना, जिसका सूत्र होता है PbS। और इसमें अगर बात करें तो सेरुसाइड जो है इसका एक अन्य अयस्क भी होता है। कॉपर का अयस्क होता है कॉपर ग्लांस, Cu2S इसका सूत्र होता है। कॉपर पायराइड भी आपका अयस्क होता है, CuFeS2 आपका होता है। ये इंपॉर्टेंट है कॉपर, ये ध्यान रखिएगा, इसके दो याद रखिएगा। आयरन की बात करें तो हेमेटाइट आपका सूत्र Fe2OH3 होता है। आयरन पायराइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, ये सब इसके अयस्क होते हैं। एल्यूमिनियम की बात करें तो बॉक्साइट इसका अयस्क होता है, सूत्र होता है बॉक्साइट का Al2O3.2H2O। और इसके अगर बात करते हैं अन्य अयस्क की, तो क्रायोलाइट, डायस्पार, कोरंडम, ये सभी इसके अयस्क होते हैं। अगला है सिल्वर, चांदी। इसके अयस्क की बात करें तो अर्जेंटाइट इसका अयस्क होता है, सूत्र होता है Ag2S। और अन्य अयस्क में एजुराइट भी इसका अयस्क होता है। कैल्शियम की बात करें तो जिप्सम इसका होता है अयस्क, CaSO4.2H2O इसका जो है वो सूत्र होता है जिप्सम का। सोडियम की बात करें तो सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, ये सब अयस्क होते हैं किसके, सोडियम के। तो ये सारे आपको जो है वो याद होने चाहिए हर हाल में। एक तो मैंने इसका कि हर हाल में याद होना चाहिए, पर मैक्सिमम अगर आप दो याद कर लें तो और भी अच्छा जो है वो रहेगा। अब हम बात करते हैं धातु कर्म के बारे में। धातु कर्म क्या होता है उसको समझिए। हेडिंग लिख देते हैं सबसे पहले, धातु कर्म। धातु कर्म हम कहते हैं जो आपका अयस्क होता है, कोई भी अयस्क, अभी हमने अलग अलग अयस्क देखे, इससे हम किस प्रकार से धातु को प्राप्त करते हैं। कोई भी आपका अयस्क होता है वो
शुद्ध धातु फॉर्म में नहीं होता है, वो पहले कोई भी धातु आप कहेंगे अयस्क जो है उसके रूप में पहले प्राप्त होती है और फिर हम उस अयस्क से उसे शुद्ध करते हैं अलग-अलग क्रिया से, फिर हमें धातु के रूप में प्राप्त होती है। तो अयस्क से धातु प्राप्त करने की जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं धातु कर्म। अब ये जो टोटल प्रक्रिया होती है ये 5 चरणों में मतलब अलग-अलग चरणों से होकर गुजरती है। सबसे पहला जो चरण होता है इसमें पिसा हुआ जो अयस्क होता है इसका होता है सांद्रण। दूसरी जो इसमें प्रक्रिया होती है इसमें होता है निस्तापन। तीसरी जो प्रक्रिया होती है इसमें क्या होता है भर्जन। चौथी जो प्रक्रिया होती है इसमें क्या होता है प्रगलन। और पांचवी और लास्ट जो होती है वो होती है धातु का शोधन। तो इतने चरणों से होकर आपका धातु कर्म होता है। अब एक एक में भी बहुत सारी चीजें हैं पर हम छोटा छोटी चीजें जानते चलेंगे। देखिए सांद्रण क्या होता है, इस केवल सांद्रण वर्ण को समझिए। अयस्क जो होता है उससे अशुद्धियों को अलग करना सांद्रण कहलाता है। सिंपल सा आप याद रखिए, अयस्क से अशुद्धियों को अलग करना। अयस्क से आपको धातु प्राप्त करनी है तो सबसे पहले आप अयस्क से क्या करेंगे, अशुद्धियों को तो अलग करेंगे। तो अशुद्धियों को अलग करना ही क्या कहलाता है, सांद्रण कहलाता है। तो पहले चरण में होता है पिसे हुए अयस्क का सांद्रण। तो इसमें जो सांद्रण के बाद निकल क्या जाता है मिट्टी, कंकड़, इन सभी पदार्थों को इस पहली वाली जो प्रक्रिया होती है उसमें अलग किया जाता है। अब इस सांद्रण के लिए भी आपकी 3 विधियां होती हैं। एक होता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरी होती है चुंबकीय पृथक्करण विधि और तीसरी आपकी जो है वो होती है फेन प्लवन विधि। अब इनके बारे में भी एक-एक करके पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि होती है, इसमें गुरुत्व शक्ति का आप कह सकते हैं यूज़ किया जाता है। जैसे पिसे हुए अयस्क होते हैं उनको पानी के बहाव के साथ धोया जाता है, तो उससे जो हल्का आपकी हल्की अशुद्धि होती है वो बह जाती है और भारी बैठ जाती है। तो आप जानते हैं कोई भी चीज़ गुरुत्व बल की कहानी नीचे खींचती है तो उसका यूज़ किया जाता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में। चुंबकीय में अगर बात करते हैं तो चुंबकीय पृथक्करण विधि में जो लोहा होता है या आप कह सकते हैं जो चुंबक होती है वो लोहे से वाली जो अशुद्धि होती है उसको चिपका लेती है, तो उससे संबंधित जो अशुद्धि होती है उसके लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। और तीसरी आपकी होती है फेन प्लवन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेन प्लवन विधि में क्या होता है जो हल्के अयस्क होते हैं उनका सांद्रण किया जाता है और इसका चित्र भी आपका इस प्रकार से होता है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से एक ट्यूब लगी रहती है। इस ट्यूब के आपको सर्च करना हो चित्र, आप फेन प्लवन विधि डायरेक्ट गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको चित्र मिल जाएगा। तो इसमें क्या-क्या चीजें होती हैं, तो अयस्क होता है और साथ ही साथ तेल होता है और साथ ही साथ जल होता है। और जो तेल होता है वो चीड़ का तेल होता है, जिसे आप पोटेशियम एथिल जेंथेट के साथ जो है वो मिलाते हैं और यहाँ पर झाग के रूप में आप देखेंगे ऊपर-ऊपर ये झाग के रूप में आपको जो अयस्क है वो प्राप्त होता है और अशुद्धियाँ जो है इसमें नीचे जो है वो बैठ जाती हैं। ये आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि अशुद्धियाँ इसमें नीचे रहती हैं और ऊपर जो है इस प्रकार से झाग रहता है। और ये जो पाइप टाइप का लगा हुआ है इससे आपकी जो वायु होती है या हवा होती है उसे प्रवाहित जो है वो किया जाता है। इस प्रकार से आपका फेन प्लवन विधि होती है जो कि हल्के अयस्क के सांद्रण के लिए विधि यूज की जाती है। तो सांद्रण में हमने ये सारी चीजें देखी। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, निस्तापन की। सारी चीजें पहले रफ कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस बन जाए, पूरा फुल हो गया है। और वीडियो को सभी लोग शेयर करते रहिएगा और लोगों के साथ भी। काफ़ी सारी आपके लिए मेहनत की जा रही है तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, सबके अच्छे-अच्छे नंबर आएँगे। निस्तापन की देखिए बात करते हैं। 2 चीज़ें आपको याद रखनी है निस्तापन और भर्जन में, कि निस्तापन की जब भी बात आए तो वायु जो होती है उसकी अनुपस्थिति रहती है, यानी कि वायु प्रेज़ेंट नहीं होती है। इतनी चीज़ आप याद रखेंगे। और जो भर्जन होता है इसमें जो वायु होती है वो उपस्थित होती है। सबसे बड़ा अंतर यही होता है। अब इस पूरी जो डेफिनेशन होगी उसको समझिए क्या कहेंगे, कि निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म करके धातु ऑक्साइड में बदलने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। भर्जन में वायु की उपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर आप ये जो भर्जन की प्रक्रिया है उसको करते हैं। अब
एक एक एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रख सकते हैं। जैसे निस्तापन में आप कहें तो PbCO3 जो होता है, जिसे हम कहते हैं लेड कार्बोनेट, ये आपका जब आप गर्म करते हैं तो PbO प्लस CO2 में जो है वो टूट जाता है। ये आपका उदाहरण हो जाएगा निस्तापन का, क्योंकि निस्तापन की प्रक्रिया डायरेक्ट भी पूछ ली जाती ना, तो आपको कम से कम एक तो उदाहरण पता ही होना चाहिए। फिर अगर बात करते हैं भर्जन की, तो भर्जन में मैंने क्या कहा, वायु की उपस्थिति में और गलनांक से कम ताप पर। अब इसमें क्या आपका एग्जाम्पल होता है, तो कॉपर सल्फेट है, उसको अगर आप वायु के साथ गर्म करें, शॉर्ट में अगर लिखें कॉपर सल्फेट CuSO4, इसको आप ऑक्सीजन के साथ गर्म कीजिए, तो गर्म करने पर आपका क्या होगा, ये कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। या इसको अगर ऐसे ही लिख दें, ये जो Cu है ये इस O के साथ क्लियर करेगा तो CuO बन जाएगा, और अलग क्या होगा आपका SO2 अलग होगा। अब SO2 में यहाँ पर 2 2 आ चुके हैं, यहाँ पर देखिए तो टोटल 4 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, टोटल 6 हैं, यहाँ पर 2 ही आए हैं। और यहाँ पर आप रिएक्शन बैलेंस नहीं कर पाएंगे, कर देंगे गलती। तो सबसे अच्छा तरीका क्या अपनाइएगा, यहाँ पर आप लिखिएगा हिंदी में। हिंदी में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कॉपर सल्फाइड। इसीलिए मैंने पहले वो लिख के दिखा दिया था आपको, कॉपर सल्फाइड। इसको ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण जो है वो होता है। तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा भर्जन का। फिर आपका नंबर आता है किसका, प्रगलन का। प्रगलन क्या होता है, तो आप कहेंगे जो अगलनीय अशुद्धियां होती हैं, ऐसी भी तो कुछ अशुद्धियां होंगी जो इन सब प्रक्रियाओं से भी आप गुजारेंगे तो गले ना, बिल्कुल होंगी। तो वो जो अगलनीय अशुद्धियां होती हैं उसको गलनीय बनाकर दूर किया जाता है। आप गलनीय कैसे बनाएंगे, तो आप कहेंगे गलनीय बनाने के लिए आप इसमें प्रगलन की जो प्रक्रिया होगी उसमें उचित गालक मिला देंगे और कोक मिला देंगे। गालक और कोक मिला करके जो अशुद्धि है या जो अगलनीय अशुद्धियां होती हैं उसे आप बना देते हैं गलनीय, और इस प्रकार से आप जो प्रगलन की प्रक्रिया है, नाम में ही गलन है, गलाना, उसका यूज जो है वो करते हैं। तो अशुद्धि आपकी जो होती है लास्ट में जो प्राप्त होता है मतलब गलाने के बाद, उसे हम धातु मल कहते हैं। जो आपका अशुद्धि को आपने गला दिया गालक और उचित कोक मिला करके, और वो जो लास्ट में प्राप्त होता है उसे हम धातुमल जो है वो कहते हैं। बस एक लाइन याद रखिएगा, प्रगलन में अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय बनाकर दूर किया जाता है। प्रगलन हो गया आपका। धातु के शोधन की बात करते हैं, तो ये आपका विद्युत अपघटनी जो विधि होती है, विद्युत अपघटनी विधि, उसके द्वारा जो है वो दूर किया जाता है धातु का शोधन। अच्छा, एक और टर्म होता है सिंटरन। कभी आपको देखने को मिले तो ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे कणों को बड़े कणों में बदलना सिंटरन कहलाता है। अब यहाँ पर जैसे विद्युत अपघटनी विधि की बात की गई, तो ये अपने आप में ही पूरा एक क्वेश्चन है। अब विद्युत अपघटनी विधि जो है किस प्रकार से होती है, मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। तो ये जो है आपका चित्र होता है, जो चित्र आप देख पा रहे हैं ये है आपका विद्युत अपघटन विधि का। किसका चित्र है, विद्युत अपघटन विधि का। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ क्योंकि आपसे प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है, विद्युत अपघटन विधि के बारे में जो है वो बताइए। अब हम इसको चित्र में ही सारी चीजें समझ लेंगे। विद्युत अपघटन विधि आप कहेंगे कि ये जो है आपकी जो प्लस माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, और ये जो है एक छड़ आपकी एनोड की छड़ है, एक छड़ आपकी जो है वो कैथोड की छड़ है। ये ध्यान रखिएगा, जो एनोड की छड़ है ये आपकी अशुद्ध छड़ है, अशुद्ध। और जो आपकी कैथोड की छड़ है ये आपकी जो है वो शुद्ध छड़ है। बाकी ये जो लिखा हुआ है Cu वगैरह, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है आपको लिखने की। आप केवल इतना सा बना दीजिए, इसमें एक सेल बना दीजिए, उससे बैटरी के थ्रू जो है इसे जोड़ दीजिए। अब ये जो अंदर पानी जैसा भरा हुआ है ये क्या चीज है, ये आपका विद्युत अपघट्य है। इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य। अब विद्युत जो अपघट्य होता है ये शोधित जो भी किया जाने वाला धातु लवण होता है उसका इसमें विलयन होता है। अब इसमें क्रम क्या होता है, सबसे पहले हम करते क्या है, ये जो आपका हमने यहाँ पर बताया ना कि बैटरी लगी हुई है, बैटरी के थ्रू आप क्या करते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। देखिए इधर से भी एक तार गया, इधर से भी तार गया। तो सबसे पहला क्रम क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित करना। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, जो एनोड की छड़ है, ये जो एनोड लिखा हुआ है इसकी जो छड़ है इससे आयन आते हैं निकलकर इस विलयन में।
तो ये लिक्विड भरा हुआ है, इस विलयन लिक्विड को हम विलयन कहेंगे। तो इससे आयन निकल के आते हैं इस विलयन में, कब? जब हम बैटरी इससे प्रवाहित करते हैं। उसके बाद विलयन से निकलकर ये जो कैथोड पर दूसरी वाली कैथोड छड़ देख रहे हैं, इस पर शुद्ध धातु के रूप में जमा हो जाते हैं। तो ये बस 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप मैंने बताया विद्युत धारा प्रवाहित, दूसरा मैंने बताया एनोड से आयन भी निकलकर विलयन में, और तीसरा मैंने बताया विलयन से निकलकर कैथोड पर शुद्ध धातु के रूप में जमा हो जाते हैं। इस प्रकार से विद्युत अपघटन विधि का आप यूज करते हैं। समझ में आपको आ गया होगा। चीजों को रफ करते हैं, बात करते हैं अब हम पिग आयरन की। पिग आयरन की यदि बात करें तो पिग आयरन होता क्या है? तो आप कहेंगे कि वात्या भट्टी जो है इससे प्राप्त वात्या भट्टी से प्राप्त जो लोहा होता है उसे हम पिग आयरन जो है वो कहते हैं। इस पिग आयरन में 93% जो है वो लोहा होता है, और बाकी जो 4% होता है ये आपका कार्बन होता है। अभी भी आप जोड़ेंगे तो टोटल 100 नहीं हुआ, 93, 94, 95, 96, 97, यानी कुछ परसेंट रह गया। तो जो कुछ परसेंट रह गया है वो आपका शेष अन्य अशुद्धियां होती हैं, और जो शेष अन्य अशुद्धियां हैं आप इनका परसेंटेज देख रहे हैं कि कितना कम है। यही रीजन होता है कि गलनांक भी जो है इसका कम होता है। ध्यान रखिएगा, यही रीजन है गलनांक कम होने का। इसका यूज पूछा जाता है कि पिग आयरन जो है इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज पाइप बनाने के लिए, नहाने के टब बनाने के लिए, कूड़ादान आदि बनाने के लिए, इन सब में यूज जो है इसका किया जाता है। फिर आपका है धातु अधातु में अंतर। तो देखिए, एक तरफ हम लिखते हैं अधातु और एक तरफ हम लिख लेते हैं धातु। बस इसी तरीके जानते चलते हैं कि जो अधातु होती है ये पार, अपार और पारभासी तीनों होती है, और जो धातु होती है वो अपारदर्शी होती है। अधातु जो है आपकी अम्लीय होती है प्रकृति की, और धातु जो है वो क्षारीय प्रकृति की होती है। जो अधातु होती है ये आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों प्रकृति में देखने को मिलती है, कॉमा करके लिख देते हैं। और जो धातु होती है वो आपकी ठोस जो है रूप में देखने को मिलती है। पर एक एक्सेप्शन केस भी होता है, पारा। पारे को छोड़कर आपकी ठोस रूप में देखने को मिलती है। धातु में आप कहेंगे आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, अधातु में नहीं पाया जाता है। धातु में आपका तन्यता का गुण पाया जाता है, अधातु में नहीं पाया जाता है। अधातु जो है इसका गलनांक कम होता है, और जो धातु होता है इसका गलनांक उच्च होता है। और ग्रेफाइट, कार्बन, इसके अतिरिक्त कुछ कुचालक के रूप में आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। अपारदर्शी में सभी सुचालक आते हैं। तो ऐसे बहुत से अंतर आप लिख सकते हैं। अब धातु है, ठोस है, तो जाहिर सी बात है गलेगी भी हाई टेम्परेचर पे, तो उच्च गलनांक होगा। ऐसे ही चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट जो है वो होती हैं। अच्छा, एक चीज मैंने स्टार्टिंग में अभी बताई थी, निस्तापन भर्जन प्रक्रिया। तो निस्तापन जो है उसमें ये ध्यान रखिएगा, उसका यूज है वो मफल भट्टी और परावर्तनी भट्टी में किया जाता है। और मफल भट्टी, परावर्तनी भट्टी से रिलेटेड जो चित्र है वो आपके हम लास्ट में सबसे देख लेंगे, क्योंकि चित्र एक साथ ही सारे देखेंगे तो आपको भी वहां समझ में आएगा कि कौन कौन से देख कर जो है आपको जाने हैं। अभी जो आपका नवंबर वाले पेपर की मैंने बात की थी उसमें चित्र आपका पूछा गया था भट्टी का ही, इसीलिए चित्र बहुत जरूरी है। पूछा गया है तो दोबारा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, धातु के संक्षारण। 2 पॉइंट और हम बात करेंगे, एक तो धातु के संक्षारण की और एक मिश्र धातु की, फिर हम ये टॉपिक खत्म कर देंगे। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, मतलब आज का जो पहला वीडियो है वो खत्म कर देंगे, क्योंकि हमें 3 वीडियो में पूरा कोर्स जो है वो समाप्त करना है। तो देखिए, धातु के संक्षारण से बचाने का क्या तरीका होता है? पहला, आप क्या करें, धातु जो है उस पर पेंट या लेप लगा दें। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ग्रीस या तेल लगाकर। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, गैल्वेनीकरण। और चौथा हो सकता है विद्युत लेपन। अब जानने आपको कौन कौन से हैं जो पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट। एक तो आपसे पूछा जा सकता है गैल्वेनीकरण करके जो आता है, जिसे हम हिंदी में धातु चढ़ाना जो है वो कहते हैं। ये डायरेक्ट परिभाषा के रूप में जो है वो पूछा जा सकता है कि गैल्वेनीकरण क्या होता है। और चौथा आपसे पूछा जा सकता है जिसे हम कहते हैं विद्युत लेपन, और इसी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इसको चौथे को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और तीसरे को कहते हैं गैल्वेनीकरण। एक एक लाइन में जानते हैं क्या होता है। गैल्वेनीकरण धातु चढ़ाने से मतलब समझ में आ रहा है कि पिघला हुआ जो जस्ता होता है उसमें डुबोकर, पिघले हुए जस्ते में डुबोकर ये आपका जो गैल्वेनीकरण प्रक्रिया होती है वो धातु चढ़ाने का कार्य जो है वो किया जाता है। और इस्पात या लोहे के ऊपर आप देखेंगे तो ये जो जस्ता है
यानी जो पिघला हुआ जस्ता है उसमें जो डुबोकर जो धातु चढ़ाने की बात की जा रही है वो इस्पात या लोहे के ऊपर जो है वो चढ़ाई जाती है। विद्युत लेपन की बात करें जिसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, तो क्रोमियम या टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो की जाती है। किसकी? क्रोमियम या फिर टिन की जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे? जैसे एल्यूमिनियम है, उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड परत जम जाने से उसकी चमक नष्ट हो जाती है, इसलिए क्या करते हैं, इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन किया जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है विद्युत लेपन बताइए। चलिए अब देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक जो है आपका मिश्र धातु। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से भी आप देखेंगे तो पूर्व के वर्षों में प्रश्न पूछा जा चुका है। 2017 बैच का जब आपका पेपर हुआ था, वहां पर आपका मिश्र धातु से प्रश्न पूछा गया था। देखिए मिश्र धातु बनाई क्यों जाती है? आप क्या कहेंगे? अधिक कठोर बनाने के लिए, धातु को सुरक्षित करने के लिए बनाई जाती है। जैसे कि इसका एक उदाहरण सबसे अच्छा है स्टील। स्टील किससे किससे मिलकर बना होता है? तो आप कहेंगे लोहा और कार्बन से मिलकर बना होता है। ये आपको रटा होना चाहिए, कौन किससे मिलकर बना है। लोहा और कार्बन से मिलकर बना होता है। स्टील की खासियत क्या है? जंग नहीं लगती है। और स्टील के क्या बनाए जाते हैं? तो बर्तन बनाए जाते हैं, जंग नहीं लगती है, ध्यान रखिएगा। यही फायदे हैं सब आपके मिश्र धातुओं के। अच्छा, डेफिनेशन मिश्र धातु की लिखने की आएगी तो आप क्या लिखेंगे? इंग्लिश में एलॉय कहते हैं इसे, हम क्या कहते हैं? ALLOY। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर, ये चीज वर्ड ध्यान रखिएगा, अनुपात जो होता है वो निश्चित होता है। तो एक निश्चित अनुपात में मिलाकर जब पिघलाया जाता है तो ये धातुएं परस्पर मिल जाती हैं और एक समांग मिश्रण बनाती हैं, जिसे हम कहते हैं मिश्र धातु। तो इतना ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एक और, वो है आपका पीतल। पीतल किससे किससे मिलकर बना होता है? तो आपका तांबा और जस्ता से जो है वो मिलकर बना होता है। इसके भी पीतल के बर्तन होते हैं। और ट्रिक कैसे आप याद रखेंगे? देखिए स्टील तो आपको याद रहेगा, लोहा होता है और कार्बन होता है, याद रहेगा। पीतल में कंफ्यूजन बहुत होती है, तो पीतल से आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ताज, ताज जो पहना जाता है सर पे, पीतल का किसी को ताज आप गिफ्ट कर रहे हैं तो ताज जो है आपकी ट्रिक है। ताज में जो ता है इससे तांबा या जा जो है इससे जस्ता। एक और होती है, वो होती है कांसा। इसको रफ कर देते हैं, कांसा। अब कांसा जो है ये आपकी एक मिश्र धातु होती है और ये मिलकर बनी होती है तांबा और टिन से। किससे किससे? तांबा और टिन से। अब इसकी क्या ट्रिक है? इसकी ट्रिक बहुत बढ़िया है, काटता। कांसे को लेकर आप किसी चीज को काट रहे हैं तो बस यही ट्रिक है। कांसे में जो का है इससे कांसा हो जाएगा, टा जो है इससे टिन हो जाएगा, और जो तांबा का है ता, इससे तांबा हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इसकी काटता याद रखिएगा। और पीतल के लिए ताज, पीतल का ताज आप किसी को पहना रहे तो ता से तांबा और जा से जस्ता। तो स्टील, पीतल, कांसा, और भी आप चाहें तो नेट पे सर्च करके एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं। कोर्स में जो आपके दे रखी थी वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी। तो सारी चीजें हमारी खत्म हुई। अब हम जैसा कि सभी वीडियो में एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो एक प्रश्न आपसे भी पूछ लेते हैं जिसका आंसर हम देंगे नेक्स्ट वीडियो में। पर वीडियो में वाला प्रश्न पूछने से पहले, वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। वीडियो की जो लेंथ है वो लगभग लगभग 57 मिनट क्रॉस कर गई है, 58 मिनट का हो गया, लगभग 1 घंटा हो गया आपका पूरा। लगातार 1 घंटे से पिछले आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आप सभी कर ही सकते हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, और सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। और मैंने पहले ही बताया कोर्स हम सभी करा चुके हैं इससे पहले, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी चीजें जो ये आप देख रहे हैं ये सब पहले भी मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। और ज्यादा डिटेल में देखना हो तो प्लेलिस्ट में फास्ट रिवीजन वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर देख सकते हैं। अब इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जो कि आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। सभी लोग बताइए, इसका आंसर हम देखेंगे वीडियो नंबर 2 में। लाइव टाइमिंग कितने बजे की है? सुबह के 11 बजे। तो लाइव सभी लोग आ जाइएगा। 11 बजे है इतनी टाइमिंग कि आप आराम से सो के उठ के सब अपना काम कर सकते हैं। तो मेंडलीव की जो है संशोधित जो आवर्त सारणी थी, ये आपके लिए प्रश्न है कि मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी, इसमें आपको बताना है कि कितने जो है वो आवर्त और वर्ग जो है वो होते हैं। कितने आवर्त और कितने वर्ग, या जिसको हम समूह के नाम से भी जानते हैं, तो इनकी संख्या आपको जो है वो बतानी है।
आधुनिक की भी आपको बतानी है और पहले कितनी थी वो भी बतानी है। दोनों चीजें जो आपको पता हो, आधुनिक पता हो तो आधुनिक बताइए, दोनों पता हो तो दोनों बताइए। तो इसका आंसर हम देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। कोशिश कीजिए सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आंसर बताइए, क्योंकि जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपको गलती कैसे पता चलेगी कि आपको किस फील्ड में कितनी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। और मैथ के लिए मैं अभी फिर से कह रहा हूँ कि मैथ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिनकी भी मैथ में बैक है, क्योंकि मैथ में काफी लोगों से मुझे सुनने को आया है कि उनकी बैक आई है। तो अब की आपको हर हाल में बैक क्लियर करनी है। बैक के लिए मैं इसीलिए स्टार्टिंग से ही, जिस दिन से पेपर की आपकी स्कीम निकली है, मैथ की लाइव क्लासेस शाम के 8 बजे चल रही है, तो लाइव आकर जो है आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।